ओमिक्रॉन की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कुछ और बातें आपको बताना, क्योंकि हम सब जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे और कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सबको नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम सब मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। देखिए, देश में एक बार फिर से ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल आया है। रविवार को एक या दो नहीं बल्कि 5 मामले सामने आए और इनमें से जो 4 शहर हैं ओमिक्रॉन के, जहां पर पहले केस मिले हैं, कल के बाद अब देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। रविवार यानी कि बीते कल कोची, विशाखापत्तनम, नागपुर और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कोची और विशाखापत्तनम में एक मामला सामने आने के बाद अब केरल और आंध्र में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ आज फिर से सब्जेक्ट कमेटी के सदस्यों की बैठक होने वाली है, जिसमें बूस्टर डोज दिए जाने पर चर्चा होगी। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का ये नया वेरिएंट अलग अलग राज्यों में दस्तक दे रहा है। पहले जो ओमिक्रॉन केवल 3 राज्यों में था, वो अब कुल 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले सामने आए हैं। केरल के कोच्चि में ब्रिटेन से लौटा एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति आयरलैंड से लौटा था। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पश्चिमी अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी ओमिक्रॉन संक्रमित एक केस सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इस तरह देश में ओमिक्रॉन के अब कुल 38 केस सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने केंद्र की चिंता भी बढ़ा दी है। आज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से बूस्टर डोज के लिए अनुमति मांगी है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमें बूस्टर डोज देना है। बूस्टर डोज का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, प्रोटेक्शन लेवल का डेटा आने के लिए कि कितनी सीवियरिटी प्रोटेक्ट करेगा या कितनी जो है आपका जो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा डेटा के लिए समय चाहिए होता है हमें करने के लिए, जो है स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसी को वैक्सीन इफिकेसी कहते हैं कि 3rd डोज की इफिकेसी कितनी है। सो इम्यूनिसिटी तो है, वो तो आएगा, इफिकेसी कितनी है ऐसा कोई डेटा नहीं है पूरी दुनिया में। बाकी देशों के मुकाबले भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार बेहद धीमी है, मगर अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे केस चिंता की बात है। बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना तो जा रहा है, लेकिन बूस्टर ओमिक्रॉन को रोकने में कितना कारगर होगा, ये अभी ठोस रूप से कहना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हम सबको कोरोना नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब छोटे शहरों में भी संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 21 नए मरीज मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 8 मामले इंदौर से सामने आए हैं। प्रदेश में 16 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में 160 मरीजों का इलाज जारी है। पॉजिटिविटी दर 0.03% है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 25 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग और बिलासपुर में सबसे ज्यादा 4 नए मरीज
मरीज मिले हैं। प्रदेश में 20 मरीज रिकवर होकर अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन 379 मरीज अभी भी एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है। दोनों ही राज्यों में पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आंकड़े देखिए 10 दिनों के अंदर 156 तक पहुंच गए और इसमें 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा यानी कि 19 नए कोरोना के मरीज मिले थे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 10 दिनों के आंकड़े देखिए 354 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। 5 और 7 दिसंबर को यहां पर सबसे ज्यादा 44 मरीज मिले थे। और देखिए ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश और रजनी, इस वक्त जुड़े हुए अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले रजनी, आपका रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मामले सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में चिंता का कारण ये है, चिंता का सबब ये है क्योंकि मामलों की संख्या बेशक कम हो अभी, लेकिन ओमिक्रॉन जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर दस्तक दे चुका है। बिल्कुल चिंता की बात हो जाती है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के मामले जो हैं वो थम नहीं रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 लहरों में भी कोरोना इसी तरह आया था कि दूसरे देशों से लौटे यात्री या दूसरे राज्यों से लौटे यात्रियों के जरिए यहां पर कोरोना के मामले बढ़े और इस कदर बढ़े कि स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। अभी बीते 24 घंटे में 25 मामले सामने आए हैं और रायपुर दुर्ग ही हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहीं से सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच राहत की बात यह है कि विदेश से लौटे 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है जो कि नेगेटिव है, यानी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी तकरीबन 200 से 300 ऐसे लोग हैं जो विदेशों से लौटे हैं और उनसे प्रशासन संपर्क नहीं कर पा रहा है और यही चिंता बढ़ जाती है कि अगर इनसे समय पर संपर्क नहीं हो पाया, इनकी जांच नहीं हो पाई, इनकी सैंपलिंग नहीं हो पाई, तो आगे आने वाले वक्त में अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये सबसे बड़ा खतरा फिलहाल है कि जो विदेशों से लौट रहे हैं उनसे संपर्क हो सके, उनकी ट्रेसिंग हो सके, जो कि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करना। आकाश, फिलहाल अगर बात यहां पर भोपाल की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर से वो सामने आ रहे हैं, भोपाल भी उन्हीं जिलों में से एक है। अब ऐसे में क्या माना जाए, स्वास्थ्य विभाग के साथ लोगों का सतर्क होना कितना जरूरी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए इंदौर और भोपाल 2 बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश की, एक राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी, और दोनों ही शहरों में लगातार ज्यादा मामले आ रहे हैं। यहाँ संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले भोपाल में अधिक मामले थे, लेकिन बीते कुछ दिनों हम नजर दौड़ाएं तो इंदौर में भी यही स्थिति है कि आधे से ज्यादा मरीज करीब इंदौर और भोपाल में ही मिल रहे हैं। एक हफ्ते बाद आज 20 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं, यानी कि 21 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं मध्य प्रदेश में। सरकार का दावा है कि तैयारी पूरी है, ओमिक्रॉन की अभी कोई हलचल मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। और आपने सही कहा कि लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। जो देखने को नहीं मिल रही है, सावधानी जो होनी चाहिए, वो राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर नहीं देखी जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जिन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो आम लोग नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्य ऐसे हैं जो आसपास मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं और इन राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगते हैं। यहां ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और यही कारण है कि राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है कि ऐसे राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन ना फैले। साथ ही 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं मध्य प्रदेश में जो इंटरनेशनल हैं, चाहे वो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो या फिर खजुराहो या इंदौर की। इन जगहों पर हलचल रहती है। इंदौर में खासतौर पर बात करें तो क्योंकि आर्थिक राजधानी है और यहां पर व्यावसायिक गतिविधियां अधिक होती हैं और खतरा इंदौर में ज्यादा बढ़ जाता है। पहली और दूसरी लहर के दौरान इंदौर ही ऐसा शहर रहा जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज होते रहे और हॉटस्पॉट इंदौर बना रहा। सरकार पूरी तैयारी में है कि तीसरी लहर, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी अगर लोग इस कदर लापरवाही बरतेंगे। तो आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का असर भी दिख रहा है और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में 88.69% लोगों को कोरोना का सुरक्षा कवच मिल चुका है।
यानी कि वैक्सीन लग चुकी है। अब सिर्फ 11.31% लोग ही ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज लगना बाकी है। भोपाल की बात करते हैं, 37,92,336 लोगों का वैक्सीनेशन यहां पर हुआ है। 20,62,735 लोगों को पहला डोज यहां पर लग चुका है। 17,29,601 लोग ऐसे हैं जो कि फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। तो लगातार मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाश का सीधा रुख कर लेती हूँ। आकाश, जिस तरह से बीते 10 दिनों की अगर हम बात करें तो बीते 10 दिनों में आंकड़े एकदम से बढ़े हैं, उनमें तेजी देखी जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना बहुत जरूरी है और अब लग रहा है असर दिख रहा है वैक्सीनेशन अभियान का। बिल्कुल पूजा, 21 जून योग दिवस के दिन से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान का ही असर है कि प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो करीब 94% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग गई है। सरकार को यह चिंता थी कि लोगों को दूसरी वैक्सीन कैसे लगाई जाए, क्योंकि इससे तमाम लोग कतरा रहे थे और तरह तरह के बहाने भी सामने आ रहे थे। लेकिन जन प्रेरक तत्वों का सहारा लेकर इस मुकाम तक पहुंचा गया कि जो आधी आबादी है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है, यानी कि पात्र आधी आबादी जो वैक्सीन लगने के योग्य हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट किया जाए और तीसरी लहर के आने के पहले मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसी लक्ष्य को देखते हुए लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और दूसरी डोज लगाने के लिए टीमें अलग तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो घर घर जाने की बात हो या फिर स्कूली बच्चों को के सहारा लेने की बात हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि, धार्मिक गुरु या फिर अन्य तरह के जो प्रेरक तत्व हैं उनके सहारा लेने की बात हो, क्योंकि दूसरी डोज में कमी देखी गई थी लेकिन अब वो धीरे धीरे कवर हो रहा है और उम्मीद सरकार को यही है कि 31 दिसंबर तक सभी को दोनों डोज लग जाएगी जो पात्र लोग हैं, क्योंकि दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोविन दोनों वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है और दोनों का अंतराल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक में 28 दिन का वक्त लग रहा है जबकि दूसरे में करीब 3 महीने का वक्त लग रहा है। यही कारण है कि अधिक अंतराल होने की वजह से लोग वैक्सीन लगवाना या तो भूल जा रहे हैं या तो तरह तरह के बहाने करते हैं। ऐसे में अब कोशिश यह है कि जिनकी दूसरी डोज छूटी है उन्हें किसी भी तरीके से उनका डेटा जुटाया जाए और घर घर पहुंचकर उन्हें वैक्सीन लगाया जाए। प्रदेश में तो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के क्या हालात है, रजनी इसकी जानकारी देंगी, क्योंकि रजनी पूरी तरह से लोगों तक सुरक्षा कवच पहुंचना इस वक्त पर बहुत जरूरी है, ऐसे समय पे जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना के पुराने वेरिएंट से कई गुना ज्यादा घातक है और कई गुना ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। देखिए, वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देख के समझ में आएगा कि लोगों में जागरूकता कितनी है और कोरोना से जंग को लेकर हम कितने तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में पहली डोज लगाने वालों की संख्या जहां 94% है, वहीं दूसरी डोज लगाने वालों की संख्या महज 54% है, यानी कि सीधे सीधे 50% का फर्क यहां पर है। और यहीं से जागरूकता को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकार को तैयारी नहीं करनी है बल्कि लोगों को भी तैयार होना है। और इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है कोरोना से बचने का तो वो वैक्सीनेशन ही है। लगातार छत्तीसगढ़ में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि पहली डोज तो लोग लगा रहे हैं, पहली डोज का आंकड़ा भी जो है वो 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग कतराते हैं या तो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और यहीं से खतरा बढ़ जाता है। तो वैक्सीनेशन के आंकड़े और बढ़ने चाहिए, खासतौर से जो पहली डोज और दूसरी डोज के प्रतिशत में अंतर है, ये अंतर खत्म होना चाहिए और इसके लिए लोगों को ही सामने आना होगा, लोगों को ही अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन जो है वो पूरा करना होगा। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, सरकार के दावे भी हैं कि तमाम तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन को लेकर हम तमाम इंतजाम कर रहे हैं। इस वक्त तो स्थिति ये है कि धान खरीदी केंद्रों में जाकर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तैयारियां तब समझ में आएंगी जब यहाँ पर ओमिक्रॉन का खतरा या तीसरी लहर का खतरा बढ़ेगा। कुल मिलाकर पहले लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है, लोगों को सरकार का साथ इसमें देना पड़ेगा, तभी हम कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया रजनी। आकाश, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।